आज हम लोग तैयार हैं, मेटल और नॉन मेटल का थर्ड क्लास लेके आए हैं। आप लोगों ने 2 वीडियोस बड़ी अच्छे से पढ़ा होगा और हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डील कर रहे हैं। ठीक है, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। उस केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर थोड़ा सा अगर कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि भाई कौन कौन सा डाउट आपके पास आ रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं हम लोग। जनरली आपने सबसे पहला क्या देखा था प्रॉपर्टीज में? आपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, है ना, ऑफ मेटल्स। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कंफर्म है, ये हो चुका था। चलो सेकंड की अगर बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था मेटल रिएक्ट विथ O2 और क्या बना लेता था? ये बना लेता था आपको बेसिक ऑक्साइड। क्या बना लेता था? बेसिक ऑक्साइड बना लेता था। ये हम लोगों ने देख लिया है। तीसरा हम लोगों ने देखा था मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड रिलीज H2 गैस। क्या रिलीज करता था? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, कंफर्म था। चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा बात कर ले, यहाँ पे इस टॉपिक को डील कर ले हम लोग। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे सम ऑफ द ऑक्साइड, सम ऑफ द ऑक्साइड बिहेव लाइक बोथ एसिडिक एंड बेसिक। कुछ ऐसे ऑक्साइड है ना जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेसिक की तरह भी बिहेव करता है। वैसे ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? वैसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये तो पता है कि जो आपका ऑक्साइड होगा मेटल का, ठीक है, सम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। जनरली मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक ही होते हैं, है ना, कंफर्म है। लेकिन यहां बात करते कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो क्या करता है, वो एसिड की तरह भी बिहेव करता और बेस की तरह भी बिहेव करता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दीज आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड दैट बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस। चलो हम लोग बात कर लेते हैं जरा एल्युमिनियम से। अगर बात कर ले, अब देखो Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाएगा क्या? AlCl3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो ये हो गया क्या चीज? एसिड। तो ये किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे इसका नेचर हो गया यहाँ पे बेसिक नेचर। कौन सा नेचर हो गया? बेसिक नेचर। कंफर्म। अब यहीं पे अगर हम लोग बात कर लें Al2O3, अगर इसको आप NaOH के साथ रिएक्ट करवा देते, किसके साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं? NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो ये बन जाएगा NaAlO2। ठीक है, Na2AlO2 और साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे अगर बात करें तो ये हो गया बेस और ये किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा। तो एल्युमिनियम एक बार एसिड की तरह काम किया और एक बार बेस की तरह काम किया। चलो एक और बात कर लेते हैं हम लोग। जिंक ऑक्साइड को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा? ZnCl2 और क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये हो गया एसिड, तो ये हो जाएगा क्या चीज की तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बात करें हम लोग ZnO का, इसको आप रिएक्ट करवा दीजिए NaOH के साथ, तो वो क्या बनेगा? Na ZnO2 अब प्लस H2O। ठीक है,
अब ये जान लेना कि यहाँ पे कभी भी हम लोग रिएक्शन करते हैं ना तो वाटर जरूर मिक्स करते हैं, क्योंकि ये सब सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ में आ रहा है सब लोग को? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फटाफट इसको लिखिए, रब करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। जब मेटल ऑक्साइड को जब आप एसिड के साथ, मेटल को एसिड के साथ करते थे तो भी क्या निकलता था? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता था। लेकिन जब आप रिएक्ट कराते हैं मेटल ऑक्साइड का किसके साथ? एसिड के साथ, तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर बन जाता है। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोगों को देखना है Na2O, इसको भी रिएक्ट कराना है HCl के साथ, करवा के देखते हैं क्या बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको रिएक्ट करवा दो आप लोग H2SO4 के साथ, फटाफट इक्वेशन कॉपी में लिखना आप लोग। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें हम लोग, इसको भी रिएक्ट करवा देना है HCl के साथ। कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करा दो किसके साथ? HCl का। मैंने बताया था ज़्यादातर HCl और H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करवाना है। Fe2O3, इसको भी रिएक्ट करवा दो किसके साथ? HCl के साथ। Al2O3, इसको भी रिएक्ट करा दो HCl के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ तो क्या क्या बनता है, फटाफट बता दो। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है ये बाहर निकल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O बन गया। अब इसको रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, अब प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर वेपर निकल जाएगा। इससे करेंगे तो क्या निकलेगा? MgCl2 अब प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? सबका हाइड्रोजन बाहर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा कॉपर क्लोराइड अब प्लस H2O। यहाँ पे क्या बन जाएगा? FeCl2 अब प्लस H2O। यहाँ पे क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हो गए जिसको हमेशा आपको मेमोराइज करके रखना था। ये हमारा हो गया कौन सा प्रॉपर्टीज? ये हमारा हो गया फोर्थ प्रॉपर्टीज। किसका? मेटल जब रिएक्ट करेगा उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अब यहां पे मैंने एक बात बता दिया था कि जब भी हम लोग मेटल की बात बोलते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते थे कौन सा? रिएक्टिविटी। इसको कौन सा सीरीज बोलते थे भाई? इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। कंफर्म? अगर सबसे पहले बात करें रिएक्टिविटी सीरीज में तो कहां से शुरू होता है भाई? ये आपको सबसे ज्यादा पहला आ जाएगा कौन सा? K, उसके पीछे आ जाएगा क्या चीज? Na, उसके पीछे क्या आ जाएगा? Ca, उसके पीछे आ जाएगा Mg, उसके पीछे क्या आ जाएगा? Al, ठीक है, उसके पीछे क्या आ जाएगा? जिंक, और जिंक के पीछे क्या आ जाएगा? आयरन, आयरन के पीछे क्या आ जाएगा? Pb यानी कि लीड। ये कुछ रिएक्टिविटी जो मेन है वो याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन, ये मेन याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन के पीछे आ जाता है कॉपर, यानी कभी भी कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। उसके पीछे आ जाता है Hg, Au और Pt, प्लेटिनम। ये क्या हो गया? मरकरी। ये क्या हो गया? गोल्ड। और भी ले सकते, एक और चीज बच गया होगा अगर हम लोग लेना चाहे तो। Hg के बाद Ag ले लो और Ag के बाद Au ले लो और फिर ले लो Pt। यानी ये सब लो रिएक्टिविटी वाले हैं और ये सब हाई रिएक्टिविटी वाले हैं।
कि ऊपर वाला जो होता है ना हमेशा नीचे वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। याद रहेगा सब लोग को। रिएक्टिविटी सीरीज क्या हेल्प करता है, रिएक्टिविटी सीरीज हमको हेल्प करता है ये पता करने में कि कौन सा मेटल किस दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। वो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड। इसको कौन सा बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रहेगा, उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाफट इसको कॉपी में लिख लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 5, मेटल रिएक्ट विथ साल्ट टू फॉर्म अनदर साल्ट एंड अनदर मेटल। मेटल को जब आप साल्ट के साथ रिएक्ट करोगे तो जो ही मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो उस साल्ट में अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो उसको वो मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और अगर मोर रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, उससे पहले एक बता दे बड़ी मजेदार चीज, वो जो हमारा गोल्ड और प्लेटिनम जो पुराना हो जाता है उसको डिजॉल्व करके प्योर किया जाता है उसको। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl, जिसमें एक पार्ट रहता है HNO3 और 3 पार्ट क्या मिला रहता है, HCl। यानी कि अगर हमको 1 लीटर बनाना है एक्वा रेगिया तो 250 ग्राम क्या हो जाएगा, 250 ग्राम इज HNO3 एंड 750 ग्राम इज HCl। तब जो मिक्सचर बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड एक्वा रेगिया। दैट इज वेरी यूजफुल टू डिजॉल्व द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। अब यहाँ पे एक बात है, ये उसमें डिजॉल्व तो हो जाता है, यानी डिजॉल्व तो कर देता है गोल्ड और प्लेटिनम, बट गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो ना तो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है ना तो HCl के साथ रिएक्ट करता है। याद रहेगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड में यूज हुआ कि नहीं हुआ। चलो हम लोग यहां देखते हैं अपना रिएक्टिविटी। अब यहां देखो, Mg को रिएक्ट करा देते हैं हम लोग CuSO4 के साथ। अब यहां बताओ Mg ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं Cu से, Mg इज मोर रिएक्टिव देन Cu। अब इसको ये डिस्प्लेस कर देगा, यहां से लात मार के बाहर निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, Cu। अब बन जाएगा MgSO4। ठीक है, बट यहीं पे अगर हम लोग बात करें Cu प्लस MgSO4 तो यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों, यहां पे क्या हुआ, Mg किसको डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस Cu। अब यहां पे Cu कैन नॉट डिस्प्लेस Mg एज Cu इज लेस रिएक्टिव देन Mg। अब Cu Mg से बहुत कम रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब इसको ढेर सारा करते, जैसे Mg हमने लिख लिया, अब जिंक को करा दो CuSO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अगर Zn को करवाते हैं हम लोग FeCl3 तो देखो क्या बन जाएगा। अब Fe से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं जिंक। अब आपको याद करना होगा और दिखना होगा कि Fe से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं जिंक, है ना। तो क्या करेगा, ये जिंक जो है वो Fe को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 अब प्लस क्या बन जाएगा, Fe। तो यानी जो भी लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा।
ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करें Mg प्लस ZnSO4, अब पता है Mg जो है Zn को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि Mg जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, जिंक से, तो क्या बन जाएगा MgSO4 प्लस Zn। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले कुछ और रिएक्शन का, Mg को अगर आप रिएक्ट करा तो किसके साथ, FeSO4 के साथ, ये तो रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा MgSO4 आप प्लस Fe। तो जो मोर रिएक्टिव होता है ना, वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, याद रहेगा कुछ रिएक्टिविटी, यानी Mg ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे लेस रिएक्टिव है जिंक, उससे कम रिएक्टिव है Fe, और उससे कम रिएक्टिव है क्या चीज़, CO। तो जब आप रिएक्टिविटी लिखते हैं या कोई रिएक्शन करते हैं ना, थोड़ा सा कुछ याद रखना चाहिए, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव। कंफर्म है? ये कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया फिफ्थ प्रॉपर्टीज। ठीक है, फटाफट आप इसको लिख लीजिए। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने मेटल के ढेर सारे प्रॉपर्टीज जान लिया था। ठीक है, नॉन मेटल का डिफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, ये हो गया आपका मेटल। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन मेटल। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रो, इसको बोलते हैं एनायन। क्या बनाता है, एनायन। और ये क्या बनाता है भाई, ये बनाता है कैट आयन। पता था हम लोग को, जब ये एन आयन और कैट आयन एक साथ रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट कैसे करता है, रिएक्ट करने का मतलब है कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों लेता है, सो देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसको लिख सकते हैं 2, 8, 10 और 1, 11। इसका कितना होता है, 12। ठीक है, इसका कितना होता है, 17। इसका कितना होता है, 8। अब देख लो यहाँ पे 11 को 2, 8 और 1 में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पता चला कि उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे के साथ लूज करके दे देगा, और दूसरा उसको ले लेगा। ठीक है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देख लो, ये क्लोरीन की बात अगर हम करें, ये क्लोरीन जो है उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो उसका क्या पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और जो है उसका ऑक्टेट पूरा होगा, वो आसानी से कंपाउंड के फॉर्मेशन में भाग ले सकता है। अब यहाँ पे जब भी ये कोई कंपाउंड बनता है तो इस सब को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। कौन सा, आयनिक कंपाउंड। अब ये कौन सा कंपाउंड है, वैसा कंपाउंड जो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनता हो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से बनता हो। अब ढेर सारा कंपाउंड हमारे आसपास है जो आप देख रहे हो तो मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, वो कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का कुछ स्पेशल फीचर हो गया, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होता है हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि आयंस आयन के बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। अगर सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, अगर लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। दूसरा बात है कि ये सिर्फ सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब यहाँ पे रीजन आता है कि वाटर में तो सॉल्युबल है लेकिन वो अल्कोहल में नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तो वाटर टूट जाता है H+ और OH- में, लेकिन अल्कोहल ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि भाई वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। वाटर कैसा है, पोलर कंपाउंड है, याद रखना। वाटर कैसा है, वाटर इज पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड का मतलब क्या हुआ भाई कि वो ब्रेक हो गया किसके अंदर, ये अगर वाटर को अगर पास कराएंगे तो ये बन जाएगा H+ और O-2। ठीक है, चेंज होता है ना,
तो इसको पोलर बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल स्प्लिट नहीं होता है, इसलिए वो अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि जो आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, क्योंकि उसके पास आयन अवेलेबल रहता है और आयन आसानी से चार्ज को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, मेटल का प्रॉपर्टीज फाइनल हो गया। और हम लोगों ने क्या देखा, जो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड, और उस आयनिक कंपाउंड के कुछ फीचर कैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, बहुत अच्छा लग रहा हो तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आपको फिर से आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आगे पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।